बात करते हैं बड़ी खबर की। ईरान के परमाणु अड्डों पर अमेरिका का प्रहार देखने को मिला है। नतांज फोर्डो में तबाही हुई है। इस्फहान जल उठा है। इजरायल के साथ अमेरिका खुलकर अब मैदान में है। इस्लामी कट्टरता पर अब सीधा वार शुरू हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में अब अमेरिका ने सीधी एंट्री कर ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर जबरदस्त हमला किया है। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे वीर पायलट सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम देकर सुरक्षित लौट आए हैं। सबसे ज्यादा बम फोर्डो पर गिराए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत ही सफल हमला पूरा कर लिया है। तो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी जी जुड़ चुके हैं। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। धन्यवाद। टीपीएस जी, देखिए, अमेरिका ने जो ये कदम उठाया, क्या लगता है कि अमेरिका की ये विदेश नीति का हिस्सा है या फिर एक भावनाओं में लिया गया फैसला? अरे, इसको तो सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने 1948 में मिडिल ईस्ट में इजराइल को इसलिए बसाया था ताकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनमें अमेरिका का प्रभुत्व बना रहे, अमेरिका का प्रभाव बना रहे। यानी ये अमेरिका की विदेश नीति का हिस्सा है कि उसे इजराइल के साथ हर हालत में खड़े रहना है। अब जब इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा था तो उस समय ईरान ने जो जिस नीति के साथ अपने ड्रोन और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला करना शुरू किया, तो वो इतना घातक हो गया कि पहले ड्रोन आते थे, जब तक उनको इंटरसेप्ट करता था इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी दौरान में मिसाइलों से हमला होता था, तो इजराइल का बड़ा भारी नुकसान हुआ। चूंकि अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ है, तो एक तो ये कारण था कि अमेरिका इजराइल का और नुकसान होते हुए नहीं देखना चाहता था। दूसरे, उसने पहले ईरान को 2 महीने का समय दिया था। जब कई दौर की वार्ता के बाद भी ईरान नहीं माना, तब भी अमेरिका ने 2 हफ्ते का समय दिया। अब इस दौरान भी ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक और अमेरिका के खिलाफ बयानात जारी रहे। तब अमेरिका ने हमला किया और वो हमले में बहुत ही सटीकता के साथ, यानी कि अमेरिका अगर चाहता तो B-52 बॉम्बर का भी इस्तेमाल कर सकता था। वो भी GBU-57 यानी कि 13.5 टन का वो हथियार ले जाने में सक्षम था, लेकिन उसने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया, क्योंकि B-2 बॉम्बर एक स्टेल्थ बॉम्बर है जो रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। उससे उसने करीब आधा दर्जन B-2 बॉम्बर से करीब 1 दर्जन GBU बंकर बस्टर बम से हमला किया। 3 ठिकानों पर हमला किया। एक तो नतांज, जहां पे यूरेनियम एनरिचमेंट का काम चल रहा था। दूसरा इस्फहान, जहां पर रिसर्च लेबोरेटरी थी। और तीसरा फोर्डो, जिसमें तो सबसे नीचे करीब 100 मीटर नीचे उसके वॉरहेड वगैरह रखे थे। इन तीनों जगह पर हमला किया और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में ये हमला वाज स्पेक्टेकुलर सक्सेसफुल, यानी कि चमत्कारिक ढंग से सफलतापूर्वक किया गया और इन ठिकानों को कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड, यानी कि पूर्णतया नष्ट कर दिया गया। ये तो चीजें वो हुई जो आपके सामने आई। अब 2 चीजें। पहली बात, नष्ट तो कर दिया गया, क्या ये गारंटी है कि उसमें जो 400 kg एनरिच्ड यूरेनियम था, क्या वो पहले ही ईरान ने किसी दूसरी जगह ट्रांसफर न कर दिया हो? और अगर कर दिया हो तो फिर
इंफ्रास्ट्रक्चर तो नष्ट हो गया, मगर ईरान फिर दोबारा उसके ऊपर कार्यक्रम शुरू कर सकता है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में अब बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं पड़ती न्यूक्लियर बम बनाने में। एक बात। हम्म। दूसरी बात, जो हमला किया गया, उस हमले के बाद सारी दुनिया चिल्ला रही थी कि अगर ये हमला हो गया, अगर अमेरिका ने इंटरवीन कर लिया तो फिर वर्ल्ड वार हो जाएगा, एटॉमिक वार शुरू हो जाएगा। ये सब बातें थी। अब इसको दो लाइट में देखिए। जी। रशिया ने ये कहा कि अगर अमेरिका इंटरवीन करता है तो ये एटॉमिक वार में या थर्ड वर्ल्ड वार में या महायुद्ध में बदल सकता है। लेकिन उसी रशिया ने अमेरिका से ये भी कहा कि जो बुशर न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान में, उसमें मेरे 200 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, लिहाजा उसके ऊपर हमला ना किया जाए। अमेरिका ने मान लिया। इसका मतलब कि दो सुपर पावर में एक समीकरण स्थापित हो गई, डायलॉग स्थापित हो गया। इसका मतलब कि रशिया इंटरवीन नहीं करे। अब बची चाइना की बात। चाइना एक बनिया देश है। चाइना का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो किसी दूसरे दो देशों की लड़ाई में अपने ट्रूप्स को वहां भेजे, क्योंकि वो अपनी खुद की लड़ाई को टाल रहा है। वो एक लंबे समय से ताइवान के खिलाफ दिखाता तो है कि मैं अटैक करूंगा, रोज करूंगा। अटैक आज तक नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि इंडियन ओशन में जनरली चाइना के 5 शिप रहा करते हैं। एक मालदीव में, एक मॉरिशस में, एक सेचेल्स में, ऐसे। और उनकी संख्या अलबत्ता उसने डबल कर दी है, लेकिन चाइना का कोई मुझे इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आता। इट मीन्स कि ये जो एक्शन अब, हाँ, किसकी तरफ से रिएक्शन है? ईरान की तरफ से। ईरान को आदत है हर मामले में बड़ा चढ़ा के रिएक्शन कर देने की और बोलने की। इस मामले में भी शायद अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए वो ये कह रहा है कि नताज में कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि पिक्चर साफ गवाही दे रही है। लेकिन उसने कहा है कि अब अमेरिका को और भी ज्यादा बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसा जख्म देंगे अमेरिका को जैसा उसको कभी ना मिला हो, और इस किस्म की धमकी वो दे रहा है। क्या कर सकता है? अमेरिका के मिडिल ईस्ट में और आसपास में करीब 18 बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं। अमेरिका के, सॉरी, ईरान के हुती की तरफ से, क्योंकि ईरान एक ऑक्टोपस है, उसकी बहुत सारी आतंकी भुजाएं हैं। उसकी एक आतंकी भुजा हुती है यमन में। उन्होंने एक ये चैलेंज कर दिया है कि हम अमेरिका के बहरीन के मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम लाल सागर में, रेड सी में जो अमेरिकन वॉरशिप का कैरियर है, उनके ऊपर हम अटैक करेंगे। अब ये तो उन्होंने धमकी दी है। करते हैं कि नहीं करते? अमेरिका ने ये कह दिया है कि अगर गलती से भी अटैक किया तो मेरा काउंटर अटैक या मेरा रिएक्शन इससे भी ज्यादा होगा जो मैंने कल रात दिखाया है। टीपीएस जी, क्या लगता है अमेरिका ने जो हमला किया है, क्या इससे मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध की शुरुआत माना जाए? बड़े युद्ध का खतरा यहां पर बढ़ सकता है, और ईरान जो जवाबदेही दे रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए जी, मुझे नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में खतरा बढ़ेगा। लोग बहुत चिल्लाते तो हैं, करते नहीं, बोलते बहुत लोग हैं। क्या कोई मुझे एक देश ऐसा बताइए जो ईरान की सपोर्ट में आया हो? दरअसल में ईरान ने जो ये हुती, हमास, हिजबुल्ला ये बनाए हैं, ये क्या है? ये देश थोड़ी है, ये तो आतंकी संगठन है। और उसके यहाँ एक कुर्द फोर्स है। कुर्द फोर्स उसकी आईआरजीसी का हिस्सा है। आईआरजीसी का मतलब इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। और कुर्द फोर्स का काम ईरान में नहीं होता जी। कुर्द फोर्स का काम है कि ईरान के बाहर जो देश हैं वहां जाके आतंकी संगठन खड़ा करो। तो कोई देश जिसकी पॉलिसी पाकिस्तान की तरह से आतंक की हो, उसे कौन पसंद करेगा? लिहाजा मिडिल ईस्ट में जो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, ओमान हो, जो या इजिप्ट हो, कोई भी देश, ये
मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से ये तो कहते हैं कि इजराइल ने जो किया वो गलत किया, लेकिन कोई भी ईरान के साथ आने को तैयार नहीं है। कोई आया क्या अब तक? किसी के ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड आए क्या? हम्म। कोई देश उसके साथ आने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा। ईरान ने अगर कुछ अब रिएक्ट किया तो अमेरिका और इजराइल मिलकर उसके ऊपर ज्यादा बड़ा रिएक्शन करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगला टारगेट खोमेनी होगा, क्योंकि खोमेनी ने तो ये कहा है कि हम अमेरिका के ऊपर और भी ज्यादा भयंकर हमला करेंगे। ऐसे में फेस सेविंग के लिए अगर खोमेनी को मार दिया जाता है या सीन से हटा दिया जाता है, तो यह उम्मीद है कि दूसरा आने वाला व्यक्ति के लिए फेस सेविंग की जरूरत नहीं होगी और वो फिर कंप्रोमाइज कर सकता है या डील कर सकता है। अगर ईरान इस हमले का जवाब देता है तो क्या इसका असर पूरे वेस्ट एशिया पर पड़ सकता है? इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ईरान इसका जवाब देता है तो इजराइल और अमेरिका दोनों हम्म। ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। हम्म। लेकिन इसके लिए इजराइल और अमेरिका को बाकी मिडिल ईस्ट के देशों में अटैक करने की आवश्यकता नहीं होगी। और बाकी मिडिल ईस्ट के देश ईरान के सपोर्ट में फिजिकली नहीं आएंगे, मॉरल सपोर्ट देते रहेंगे, जैसे उन्होंने हमास को दी, जैसे उन्होंने हिजबुल्लाह को दी, जैसे हम्म। वो हूती को दे रहे हैं। पर क्या कोई भी तैयार हुआ हम्म। कि मैं पैलेस्टीनियन को अपने यहाँ रखने को तैयार हूँ? अरे साहब, ये दरअसल में पूरी दुनिया में दो देश ऐसे हैं, हालांकि हमारे ईरान के साथ में अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, लेकिन जैसे पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी आतंकवाद फैलाना है, उसकी सरकार और सेना आतंकवाद में लिप्त है। ऐसे ही ईरान को भी ऐसा समझा जाता है मिडिल ईस्ट में कि इट इज एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म की मदद करने कौन आएगा? हम्म। डर तो सकते हैं लोग, क्योंकि सऊदी अरेबिया में, यूएई में ईरान ने हूती से अटैक करवाया है। सऊदी अरेबिया के तो तेल के कुएं कई कई दिन तक जलते रहे थे। तो ये सब हुआ है। इसलिए उनमें से कोई देश इनके साथ आने को तैयार नहीं है। और चूंकि तैयार नहीं है, इसलिए ये ज्वाला पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगी। मुझे एक तर्क बता दीजिए कि साहब क्यों फैलेगी? अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि ईरान जो अटैक करेगा, काउंटर अटैक करेगा हम्म। अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर, तो मान लीजिए उसने बहरीन में अटैक किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहरीन अमेरिका के ऊपर अटैक कर देगा। ऐसे ही मान लीजिए उन्होंने कुवैत में, ओमान में, कतर में, यूएई में, सऊदी अरब में, इजिप्ट में, टर्की में, यहाँ सब जगह अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है। वो मिलिट्री बेसिस के ऊपर ईरान अगर अटैक करता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिस कंट्री में वो मिलिट्री बेस है वो कंट्री अमेरिका के खिलाफ अटैक में उतर आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में इसकी आग फैलेगी। शोर तो लोग मचाते ही हैं। अच्छा खैर, जब आप किसी को चांटा मारते हो तो हम्म। उसे रोने के हक से नहीं रोक सकते। तो बस मैं समझ रहा हूँ कि ये रोआ पीटी चल रही है। असलियत में जो काम होना था वो हो चुका। और खोमेनी के मरने के बाद एक शांति वार्ता भी स्थापित होने की उम्मीद मुझे तो नजर आती है। लेकिन अगर शांति वार्ता ना होकर अगर ये युद्ध दूसरी ओर चला जाता है, ये युद्ध और बढ़ जाता है, तो क्या भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती है? भारत के लिए क्या सुरक्षा चिंताएं हो सकती हैं सर? देखिए, भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं हो सकती हैं, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो वॉलेटाइल है तो चीन भी दुश्मन है, तो पाकिस्तान भी दुश्मन, लेकिन चीन नहीं, जो पाकिस्तान है वो वॉलेटाइल है। और पाकिस्तान बगैर पैंदी का लोटा है। पाकिस्तान ने ये अभी कुछ दिन पहले अपनी नेशनल असेंबली में ऐलान किया कि हम ईरान के साथ हैं। इतना ही नहीं, सारे मुस्लिम वर्ल्ड को ईरान के साथ आना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये ईरान के तो एक कमांडर ने यहाँ तक कहा कि मुझे पाकिस्तान के लोगों ने बताया है
कि अगर इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बम से इजराइल पर अटैक करेगा। ये एक बात हुई। लेकिन उसके तुरंत बाद क्या हुआ? 2 दिन बाद उनकी नेशनल असेंबली में उनके डिफेंस मिनिस्टर खड़े होकर कहते हैं, क्या वाहियात बात है, हमारा सर रोकना चाहूंगी। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आया है। बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर ईरान ने हमला किया तो खैर नहीं है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट यहां पर सामने आया है। जवाब में अमेरिका कड़ा जवाब देगा, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। फोर्डो पर 6 बंकर बस्टर को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान हमला करता है तो उनकी खैर नहीं है, जवाब अमेरिका देगा। जवाब में अमेरिका कड़ा जवाब देगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट है कि फोर्डो पर 6 बंकर बस्टर बमों से हमला हुआ है। बड़ी खबर देखिए, लगातार जो है अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी जी बने हुए हैं। सर, क्या कहेंगे, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट सामने आया है, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका भी पूरी तरीके से तैयार है उसको कड़े रूप से जवाब देने के लिए। इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं जो ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आया है? सर देखिए, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत सारी बातें हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि ये हमला चमत्कारिक ढंग से सफल हुआ है। दूसरा ये कहा है कि हमने अपने निशाने पर टारगेट को 99% नहीं 100% तक ध्वस्त किया है। तीसरा उन्होंने ये कहा है कि दुनिया के किसी देश की मिलिट्री इस तरह का एक्शन नहीं ले सकती थी जो हमारी मिलिट्री ने किया है। चौथा उन्होंने ये कहा है कि अगर ईरान इसके बाद कोई हमला करता है तो फिर हम और भी ज्यादा तीव्रता के साथ उसका जवाब देंगे। पांचवा उन्होंने ये कहा है कि अब ईरान को शांति की टेबल के ऊपर आ जाना चाहिए और संधि कर लेनी चाहिए। इस किस्म की बातें उन्होंने कही हैं। अब ये तो दुनिया जानती है कि अमेरिका इज आफ्टर ऑल ए सुपर पावर एज ऑन टुडे, और सुपर पावर के साथ साथ सारी दुनिया को आर्म्स की सप्लाई करने वाला देश, जहां की लॉकहीड मार्टिन काम ही ये करती है कि दुनिया में लड़ाई चलती रहे और वो हथियार बनाते रहे। यानी अमेरिका के पास हथियारों का जखीरा है। अब एक अमेरिका की पॉलिसी है, वो किसी भी हथियार को किसी दूसरे देश को तब तक नहीं देता जब तक उसके पास उस हथियार का एक नया और सबसे ज्यादा घातक वेरिएंट तैयार न हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका के पास जो हथियार है उनका कोई समानांतर दुनिया में उसके द्वारा दिए गए हथियारों में नहीं है। यानी अगर अब वो ये कहता है ईरान को कि तुमने अगर अब रिएक्ट किया तो मैं अब से भी ज्यादा बड़ा हमला करूंगा, यानी ज्यादा नुकसान होगा। क्या मैं देख पा रहा हूं? मुझे लगता है कि ये बयान खोमेनी ने दिया है कि हम अमेरिका पर अटैक करेंगे और अमेरिका को ऐसा जख्म देंगे जैसा उसे अब तक ना मिला हो। लिहाजा अगर खोमेनी को रास्ते से हटा दिया जाए या खोमेनी की हत्या कर दी जाए तो फिर ईरान को फेस सेविंग की, यानी कि मुंह छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी कोई सेकंड आएगा वहां पे या जो कोई दूसरा सिस्टम होगा, जो भी वो अलग का डिस्कशन है, जो होगा तो उसको मुंह छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अमेरिका के साथ समझौता कर सकता है। लिहाजा मेरे इतने समय के डिस्कशन के बाद मेरी तरफ से पर्सनली जो सजेशन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है खोमेनी का अंत और उसके बाद न्यूक्लियर संधि के ऊपर समझौता। सर, क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका ने पहले से ही साइबर या सैटेलाइट वॉरफेयर की तैयारी की थी?
यकीनन। आप क्या समझ रही है कि ये काम एक दिन में हो जाता है? हम्म। अमेरिका ने इतनी खास तैयारी की। देखिए, हम्म। अमेरिका वो जो GBU-57 बम है उसे B-52 बॉम्बर से भी ले जा सकता था, B-2 बॉम्बर से भी ले जा सकता था, लेकिन उसने B-52 चूज नहीं किया। हम्म। क्यों? इसलिए कि B-2 बॉम्बर स्टेल्थ है। इसको किसी भी कीमत पे 100% सक्सेस के लिए ऐसा ना हो कि ईरान का कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसको ट्रैक भी कर पाए, इंटरसेप्ट करना तो दूर की बात है। नंबर वन। नंबर टू, उसने चांस नहीं लिया। हम्म। उसने एक या दो या तीन नहीं, 6 B-2 बॉम्बर भेजे, और इस तरकीब से भेजे कि दुनिया को दिखाई दे एज इफ इट इज ए रूटीन रोटेशन ऑफ B-2 बॉम्बर। एक्चुअली इट वाज ए सरप्राइज। उसने एक GBU-57 से हमला नहीं किया, उसने 12 वो इस्तेमाल किए, जिसमें से प्रत्येक का वजन करीब 13.5 टन है। यानी 1-2 घंटे के अंदर करीब 150 टन बारूद बरसाया गया। उसने स्पेसिफिक टारगेट सेलेक्ट किए और एक के बाद इस तरह से बम डाले कि वो पूरी तरह से खत्म हो गए। ये तो उसकी मैं लास्ट प्लानिंग बता रहा हूँ। इससे पहले उसने अपने जब बॉम्बर्स को इंडियन ओशन के डिएगो गार्सिया में डिप्लॉय किया था, तो उसके साथ साथ उसने इराक के अपने मिलिट्री बेस पर भी डिप्लॉय किया, क्योंकि वहां से भी अटैक किया जा सकता था। उसने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे, उन एयरक्राफ्ट कैरियर में जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसपे करीब 90 एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए जा सकते हैं, उसको उसने बुलाया मेडिटेरियन में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, और एक नहीं 3 एयरक्राफ्ट कैरियर प्लस वेरी मेनी वारशिप को वहां पर डिप्लॉय किया। मिडिल ईस्ट के अंदर जो उसकी ट्रूप की संख्या थी उसे 40,000 से बढ़ा के 50,000 किया। उनको रीग्रुप किया, रीऑर्गेनाइज किया, और उन मिलिट्री बेसिस का एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड से हो या पेट्रियट से हो, उसको स्ट्रेंथन किया। तो अमेरिका ने ये तैयारी एक दिन में तो नहीं हो जाएगी। जी। ये तैयारी के लिए अमेरिका ने एक लंबा समय लिया, और इसीलिए उसने पहले ईरान को 2 महीने का समय दिया था। वो 2 महीने का समय वार्ता के लिए भी था और अपनी तैयारी के लिए भी था। और यही कारण है कि अब वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अरगाची, वो हम्म। ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमको कूटनीतिक धोखा दिया है। यानी हमें तो वार्ता में उलझाए रखा और हमारे खिलाफ चक्रव्यूह रचने की तैयारी करते रहे। पर कुछ भी हो, एवरीथिंग इज इन लव एंड वार, तो ऐसा हो सकता है। बट नेवरदीलेस अमेरिका हैज टेकन लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर अगेंस्ट ईरान, और उसकी प्रिपरेशन आज की तारीख में भी सॉलिड है। ईरान चलिए, बिल्कुल अगर सर, अमेरिका की तैयारी भी सामने आई है, क्योंकि कई समय से लगातार अमेरिका जो है कहीं ना कहीं ये तैयारी कर रहा था। फिलहाल सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना समय दिया, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।